कैसे बच्चों, अच्छे हो गए आप। आज आपको मैं एनपीओ की थर्ड क्लास पढ़ाऊंगा। बोर्ड का सवाल आज नहीं कर पा रहा हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया उसमें कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए मैं आज आपको ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। एनपीओ में दो क्लासेस ले चुके हम लोगों ने। पहला जो क्लास 1 था उसमें मैंने पढ़ा कि एनपीओ के डेफिनेशन क्या हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसे वो कहाँ से लाता है। ठीक है, ये समझ चुके होंगे आप। फिर हमने क्लास नंबर 2 में क्या पढ़ा? क्लास नंबर 2 में पढ़ा हम लोगों ने बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पर आपको उस क्लास में मैंने बताया था कि इसके अंदर और भी कुछ अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो सभी आज सीखेंगे हम लोग। अच्छा चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर ही। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था पढ़ाने के बाद, और आप ज़्यादातर बच्चों ने होमवर्क बना के भेजा, बड़ी खुशी हुई मेरे को। यदि आप ऐसे ही होमवर्क बनाते रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट संडे तक टेस्ट पे ले करेंगे, है ना। चलिए आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को फास्ट नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो सकता है, वो पिक्स भी भेज दूंगा आपको मैं। तो इधर का नाम था रिसीट और इधर का नाम था पेमेंट्स, ये नाम था ना, यहाँ रुपीज़ लिखा था। ऊपर नाम के ऊपर में जब लिखते हैं तो वहाँ रिसीट्स लिख देते हैं। और ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी बनता है हमारा फॉर द ईयर एंडेड करके, ठीक है ना। चलो कुछ बातें करते हैं टेक्निकल। शुरुआत कहाँ से था? बैलेंस। किसके बैलेंस? कितने कैश के थे और कितने बैंक के थे। अलग अलग ना हो तो सिर्फ बैलेंस लिख देते हैं। कई लोग तो सीधा बाहर लिखते हैं, पर मैं मानता हूँ अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, डिटेल में करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आइटम डोनेशन। आज आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ, डोनेशन मान लो 50,000 रिसीव हुई। एक और डोनेशन लिख रहा हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। ये लिखा मैंने डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए रिसीव हो गया मेरे को 1,00,000 रुपये। को सर कल वाली बात दोबारा क्यों कर रहे हैं, बताता हूँ। आज मुझे प्रिपेयर करना है एक दूसरा अकाउंट जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चंस में गिवन होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके जैसे नाम लिखूं, पहले नाम बड़ा अच्छा नाम है। नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर और इधर लिखते हैं इनकम। को सर आप तो उल्टा तो लिख दिए क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नाम क्यों लिखा गया है। एक्सपेंडिचर इधर है बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और इनकम ऑल इनकम क्रेडिट। सर नाम फिर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? देखो हमेशा हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं, कभी नहीं कहते लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, इसलिए मैंने क्या वर्ड लिखा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मगर टेक्निकली एक्सपेंडिचर में ऐसा डेबिट होता है तो डेबिट साइड भी लिख दिया। और ये सब बातें तो लिखना ही है फॉर द ईयर एंडेड, साल में एक ही बार। एक्चुअली ये भी फाइनल अकाउंट ही है, एज लाइक क्लास 11। तो वैसे बनेगा ये, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वैसे ही बनता है, उसी का भाई वही है। तो अब ये बताओ कि क्या होता है इसमें कि ये जो रिसीट है ये बन जाएगा हमारा एक तरह से इनकम। नहीं लगता आपको? रिसीट सिनोनिम से इनकम का, और पेमेंट एक तरह से एक्सपेंडिचर है। तो ये क्रॉस हो जाता है। आपको ये बना हुआ मिलेगा, आपने कल बना लिया होमवर्क में, और आपको आज ये बना हुआ मिलेगा, इसके थ्रू आपको ये बनाना है। अब क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आइटम को कहते हैं हम लोग रिवेन्यू आइटम। रिवेन्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज डोनेशन का स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसका जो मर्जी हम समोसे खिला दें किसी को, यदि हम चैरिटेबल काम करते हैं तो कोई भूखा है तो खिला भी सकते हैं, पर इस पैसे का नहीं कर सकते। ये
पैसे का इस्तेमाल बिल्डिंग के लिए होना है और बिल्डिंग का बेनिफिट बहुत दिन मिलेगा, तो ये कहलाएगा कैपिटल रिसीट और ये रेवेन्यू रिसीट। तो ख्याल रखना है कि इनमें सिर्फ रेवेन्यू लिखते हैं, ये जो इस साल से ही जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग का तो बेनिफिट कई सालों मिलेगा ना, तो वो क्या हो जाता है कैपिटल, तो सिर्फ ये लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे। अच्छा एक और बात, कभी भी कैश को नहीं लिखते यहाँ पर, बिकॉज कैश और बैंक होता है रियल अकाउंट, जबकि ये क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। और आगे लिखता हूँ मैंने लिखा लाइफ मेंबरशिप फीस। अब बताओ ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल, बिकॉज इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म कई साल मिलेगा, तो इसको यहाँ पर जगह मिलेगी नहीं। चल निकल ले तू, सिर्फ मैं यहाँ पर रेवेन्यू लिखूंगा। अच्छा एक बड़ा कन्फ्यूज़न वाला चीज़ जो हमेशा आपको करेगा, बाद में हम लोग एक क्लास क्या 2-3 क्लास पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कुछ रिसीव हुआ प्रीवियस ईयर के, कुछ रिसीव हुआ करेंट ईयर के, और कुछ रिसीव हुआ नेक्स्ट ईयर के। मान लो लिख दिया मैंने 10,000, 1,50,000, कितने हो गए 1,60,000। अब ध्यान से देखो, रिसीट अकाउंट को मतलब नहीं है कि पैसे कब के आए, इस साल पैसे आए होंगे, प्रीवियस ईयर के आए हैं, करेंट ईयर के आए, नेक्स्ट ईयर के आए, सब कुछ लिख देते हैं हम लोग। पर ये कहता भाई साहब मैं तो रेवेन्यू लिखूंगा और सिर्फ इस साल का लिखूंगा। आप बता सकते हो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, मगर कितना सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा? सिर्फ करेंट ईयर का, बिकॉज ये आगे पीछे की बात ये नहीं करता है। इस साल जो इनकम हुआ सिर्फ उसको लिखेंगे। यहाँ और लिखा होता है इंटरेस्ट लिख देंगे, जो रेकरिंग है हर साल आता है, इस साल का बेनिफिट मिलेगा तो लिखेंगे, जो आगे पीछे ईयर्स का है उसको बिल्कुल भी यहाँ नहीं लिखते। तो याद कीजिए, आप आउटस्टैंडिंग को लिखते थे विच करेंट ईयर का था, मगर आप प्रीपेड को लेस करते थे। वैसे कुछ बातें भी आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा जैसे मैं कुछ एक्सपेंस लिख रहा हूँ, पेमेंट मतलब है ना, जैसे पेमेंट मैंने बिल्डिंग खरीदी, आप क्या कहोगे बताओ? बिल्डिंग खरीदा मैंने, पेमेंट किया, ठीक है, क्या कितना भी रहे, चाहे 1 रुपये रहे, 10,000 रहे, 10 लाख रुपए रहे, ये कैपिटल नेचर का है तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते एक्सपेंडिचर में। मगर मैं सिंपल कहूँ मैंने सैलरी दिया, तो इस साल का सैलरी है तो लिख देंगे। अच्छा कभी कभी आपको एडजस्टमेंट मिलेगा कि सैलरी कुछ 2,000 दे दिया और 1,000 रुपये नहीं दिया, तो जो दिया सिर्फ इस पर यही लिखा मिलेगा आपको, बिकॉज ये कैश बुक है। जो नहीं दिया यहाँ लिखा हुआ नहीं हो सकता। पर जब इसे बनाएंगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन को तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो नहीं दिया पर इस साल से जुड़ा हुआ है उस एक्सपेंस को भी लिखेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली अभी क्या समझना, मैंने एक और एक्सपेंस लिख रहा हूँ, बताना ये आएगा या नहीं आएगा। क्या लिख दूँ? इन्वेस्टमेंट। अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट का एक नया नाम मिलेगा, बुक में कहिएगा डिफेंस बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? जेम्स बॉन्ड का भाई नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, आपने खरीदा हुआ डिवेंचर्स वगैरह गवर्नमेंट के जो भी है। तो ये भी क्या होता है? कैपिटल नेचर का होता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। लास्ट में हमेशा जानते हो इसमें क्या लिखा होता है? बैलेंस लिखा होता है, कैश का और बैंक का, ठीक है, इसे भी नहीं लिखते हैं। तो कैश बैंक तो कभी लिखना ही नहीं है। बाकी इनमें देखना है जो रेवेन्यू नेचर के हों, जो इस साल के हों सिर्फ लिखेंगे इस साल का। तो जो पेमेंट किया है वही तो लिखा गया इसके अंदर है ना, जो नहीं दिया गया इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है आउटस्टैंडिंग वगैरह, तो आपको कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। आपको चलो क्वेश्चन कराता हूँ, मैं थोड़ा उसमें लिख चुका हूँ, चूँकि मैंने वीडियो यार पहले बनाया था वो थोड़ा सा करप्ट हो गया तो इसलिए, मगर चलो फिर भी हम काम चला लेंगे। ये मैंने अभी बनाया था आपके लिए। देखो इसमें लिखा है मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन। अच्छा उससे पहले इसको देखिए, ये मैंने खुद से बनाया अपने मर्जी से। इन द बुक्स ऑफ BCCI, ये क्वेश्चन ऐसे ही मर्जी से अपने डाल दिया मैंने अमाउंट। बैलेंस लिखा हुआ है 10 लाख, 80 लाख, 90 लाख, बड़ी बड़ी बातें होती है। डोनेशन है, डोनेशन फॉर IPL लिखा है मैंने, देख रहे हैं ये स्पेसिफिक हो गया। तो जब बनाएंगे हम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो देख रहे हैं डोनेशन तो लेंगे, पर ये जो डोनेशन फॉर IPL है इसको नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन 8 लाख लिखा, इंक्लूडिंग 1 लाख प्रीवियस ईयर का। अब यहाँ तो रिसीट अकाउंट में सारा पैसे आते हैं, चाहे किसी साल का हो, मगर आपको लगता है कि 8 लाख हम मान लेंगे इनकम? नहीं मानेंगे, बिकॉज में इस साल का सिर्फ कितना है? 1 लाख प्रीवियस ईयर का है, तो इस साल का सिर्फ कितना बताओ इसके अंदर में है? 7 लाख है। ऐसे आगे देखिए जाके लाइफ मेंबरशिप इस लिखना ही नहीं, बिकॉज ये कैपिटल नेचर का लिख दिया मैंने, C मतलब कैपिटल नेचर का हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हर साल आता है, रेकरिंग है तो लिख लेंगे। और सेल्स ऑफ टिकट बेचा, ये भी रेकरिंग है, लिखेंगे। तो क्या क्या नहीं लिखा? स्पेसिफिक डोनेशन नहीं लिखा मैंने, और थोड़ा सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट किया,
लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं। वैसे देखिए यहाँ पर ऑनोरियम टू कोचेज, रेवेन्यू हर साल देना पड़ता है, लिखेंगे। ऑनोरियम क्या होता है? सैलरी देते हैं एक नॉर्मल इंसान को, जो रेस्पेक्टेड लोग होते हैं कोचेज, उन्हें बोलते हैं उन्हें ऑनर। ऑनर मतलब रेस्पेक्ट, तो ऑनरियम कह देते हैं। प्रिंटिंग लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे बिकॉज ये कैपिटल नेचर का है। सैलरीज लिखेंगे, बिल्डिंग नहीं लिखेंगे बिकॉज ये कैपिटल नेचर का है। बुक्स देखना, एक्चुअली बुक्स हमारे लिए रेवेन्यू होता है, हम स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए मान लीजिए आप, मगर जो आपकी लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई है, क्या वो बुक्स खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो बुक्स मैंने एक चीज़ कट किया था, हमने लिखा था पीरियडिकल्स, बाद में इसको हटा दिया बिकॉज बुक्स होता है कैपिटल, मगर पीरियडिकल्स जो होते हैं ना, पत्रिका जो निकलते हैं हर 15 दिन पे, 10 दिन पे, 7 सप्ताह में, वो रेवेन्यू होता है। तो मैंने सिर्फ एक ही रहने दिया, वरना बन जाएगा करण जौहर। सिर्फ मैंने बुक्स लिखा। हाँ, फिर रेंट लिखा, एक्सपेंस है, पेटी एक्सपेंस लिखा, छोटे मोटे, और बैलेंस लिखा है। ठीक है ना। चलो अब ध्यान दीजिए इधर। तो ये सारे के सारे नहीं आए, क्या क्या आए, क्या क्या नहीं आए, बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आया ऊपर का, और नहीं आया बुक्स नहीं आया, और बिल्डिंग नहीं आया, और कैश कभी नहीं लिखते। पर जब बना कर देखा तो क्या देखा मैंने, बड़ी अच्छी बात, ये मान लो इनकम था सारा, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, क्या क्या नहीं लिखा इसके अंदर इनकम में, जो स्पेसिफिक था वो नहीं लिखा। अब ध्यान दोगे तो ये इनकम 38 लाख है, और एक्सपेंस कितने हो गए? 45। चलिए ये बाद में आएगा, अभी इसको छिपा देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं मान लीजिए, इसको काट देता हूँ अभी। ठीक है, अभी फिर से लिख दूंगा आपको मैं। बताओ कितने हमारे पास है? 10, 7, 17, 1, 18, 20, 38 लाख इनकम आया। एक्सपेंस उससे ज़्यादा कैसे हो गया भाई साहब? हो सकता है कारण ये कि हमारे पास पहले से कुछ पैसे होते हैं, जैसे कोई शादी हो रही है, कुछ भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने आपको 10 लाख 38 लाख रुपए दिया, पर आपके पास अपने पैसे थे, खुद पैसे लगा दिए, कोई और ने भी दिया था आपको, तो हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। ऐसा संभव है, एनपीयू में आगे बात करेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली इनकम ज़्यादा होता है, एक्सपेंस कम, तो इसे बोलते हैं हम लोग सरप्लस। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। टेक्निकली क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा क्या हो गया है? एक्सपेंडिचर, और इनकम कम है, तो इसे कहेंगे हम लोग डेफिसिट। और आपको बना के जब देखेंगे, ये मेरा ऐसे अपना एग्जांपल लिया था मैंने कि इधर 45 हो रहा है एक्सपेंस और इनकम 38 है, तो 7,000 रुपये घट गए, या मैंने अधिक खर्च कर दिया है, बाद में आ जाएगा पैसे। तो अब ये इसको दोनों साइड 45 पे लिख दो, पर ये क्या बन गया? डेफिसिट। उल्टा इस बार ज़्यादा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। किससे? इनकम से। तो डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो कभी कोई पूछ देता है व्हाट इज सरप्लस, तो एक्सेस ऑफ इनकम। ज़्यादा क्या है? इनकम। किसके ऊपर? एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस है, और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इनकम से तो डेफिसिट हो गया। तो बाद एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे आप इधर लेंगे। अब मैं कुछ आपको एडजस्टमेंट भी दिखाता हूँ, और आपका होमवर्क भी होगा, ध्यान से देखना आप। अभी तो सोल्यूशन दिखा दूंगा आपको मैं, पर बाद में आपको खुद से बनाना है। चलो अब बताओ भाई साहब, पेमेंट साइड से शुरू कर रहे हैं। पेमेंट क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो बताओ फर्नीचर आएगा? जवाब है नहीं, कारण ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट आएगा? नहीं, कारण ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट फॉर नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं लिखा हुआ, ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं फिर से दे देता हूँ, जो आपको मैं भेज दूंगा, जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसी देकर बनाना आप, इसी को देकर बनाना। एडवांस फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए कुछ भी दो, ये कैपिटल लेजर का है, नहीं लिखेंगे। चैरिटीज लिखेंगे, सैलरीज लिखेंगे, रेंट भी लिखेंगे, प्रिंटिंग भी लिखेंगे, पोस्टेज लेटर वगैरह भेजते हैं, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, बैलेंस नहीं लिखना है। तो ऊपर के 3 हट गए, और बाकी लास्ट के कैश नहीं। इधर देखिए कैश नहीं लिखते, डोनेशन स्पेसिफिकेशन नहीं किया है तो लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे। एंडोमेंट फंड क्या है मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक्चुअली जो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ, बाद में भूल जाऊँ ना। एक्चुअली सीबीएसई में 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी, स्मॉल क्वेश्चन, ये फुल लेंथ क्वेश्चन। अभी आपको मैं इस सेगमेंट पे मुझे जाना चाहिए था स्मॉल क्वेश्चन पे बुक के हिसाब से, पर इस मेरे समझ से इन तीनों को पढ़ने के लिए यदि आप बेसिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीख जाएंगे तो समझ बेटर आएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी, कंज्यूमेबल आइटम भी, और सब्सक्रिप्शन भी। इसलिए मैं आपको एक क्लास से भी पढ़ा दिया, ये पूरा डिटेल नहीं है, फिर मैं इसी पे 1 बाय 1 जाऊँगा और फिर बातें करेंगे। तो हाँ, अब कुछ एडजस्टमेंट देखिए, उसी क्वेश्चन का दिखा रहा हूँ आपको मैं। It was decided to treat 50% of the amount of legacy and donation as a income.
अभी मुझे लगा कि डोनेशन लिखना है, बिल्कुल लिखता मैं, पर अब एक बात कह रहा है कि इसका आधा ही इनकम मानो, तो आधा क्या हो जाएगा, उसे हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे और उसे हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में। जो यहाँ छोड़ रहे हैं ना वो कहीं तो लिखते हैं बैलेंस में लिख देते हैं, जो यहाँ आया वो आया, जो नहीं आया कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में। और ऐसे बोला गया जो लेगेसी वाला अमाउंट है 24,000, इसका भी आधा ही लिखना है इनकम में और आधा कहाँ लिख देना है आपको, बैलेंस शीट में। लेगेसी तो कल बताया था आपको, जो कोई मरने के बाद अपने ऐसे पैसे दान दे देता है किसी एनपीओ को, उसे बोलते हैं लेगेसी। कुछ और भी एडजस्टमेंट है, जैसे कि लाइबिलिटीज टू कुछ हैं, रेंट जो आपने पे कर दिया ऊपर लिखा हुआ है, पर भाई साहब जो पे नहीं किया वो तो पेमेंट में जा नहीं सकता, ये तो कैशबुक है ना। मगर आपको कहा जा रहा है कि मैंने पेमेंट कुछ बाकी रह गए हैं 800, तो क्या करोगे बताना। तो जहां हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, देखो रेंट लिखा मैंने 4,000, कहाँ से लिया भाई साहब रेंट, देख रहे हो रेंट, पर जब उसको एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो रेंट तो डालेंगे 4,000 प्लस जो एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसको भी यहाँ पे डाल दिया, एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही आउटस्टैंडिंग जोड़ना है। और कहा गया ऐसे ही सैलरीज के अंदर भी आउटस्टैंडिंग है और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट में भी है। एक और बात कहा गया कि ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव। देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ना मुझे मिलना चाहिए था, देना नहीं है पर नहीं मिला, तो इससे कह सकते हैं ये एक तरह का एक्रूड इंटरेस्ट है ना। चलिए जी, तो देखो क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा या आंसर्स आपको खुद से बनाने हैं, एक बार से देख सकते हैं, दिक्कत होगी तो वीडियो से। यहाँ मैंने क्या क्या लिख दिया, चैरिटीज़ लिख दिया, वहाँ था क्वेश्चन में। सैलरीज में एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट के साथ जोड़ के लिखा। रेंट के साथ भी ऐसे ही किया। प्रिंटिंग डायरेक्ट लिख दिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, पोस्टेज लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, इसमें भी एडजस्टमेंट थी। इंश्योरेंस का प्रीमियम था, और ये तो आंसर है बाद में, है ना। चलो, डोनेशन 50% लिखा, 32,000 थे सिर्फ 16,000 लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन में भी पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेगेसी आधा लिखा है, इंटरेस्ट आ गए जो नहीं आए थे, जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था वो एक्रूड मानकर जोड़ दिया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, पैसे जमा किए थे बैंक में उसके पैसे, और न्यूज़पेपर बेचा, रद्दी बेचा, उसके पैसे भी लिख दिए। इधर 85 हो रहा है, इधर कम हुआ होगा, डिफरेंस 1,500 रुपये का आया। मैं आपको दिखा देता हूँ, रफ मैंने बना रखा है, ये इधर इनकम ये एक्सपेंस था, 1,500 ही आता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2,500, ये गलत आंसर है, 1,500 आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको यही मानना, मैंने जब भेजूंगा आपको क्वेश्चन में लिख भी दिया मैंने करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो 1,500 रुपये आंसर होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ आंसर बना दिया, आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप भी मुझे ऐसा प्यारा वाला बनाकर भेजना अच्छे से, अपनी मर्जी से। दिक्कत होगी तो ये वीडियो से आप देख ही सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आपको आज क्लास खत्म करेंगे हम। एक क्वेश्चन और देता हूँ, अच्छा बताना आप ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्या करना है आपको, इनकम। अब बताओ, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर। 5-20 आ गए, 5-20 में से जो करेंट ईयर का सिर्फ वो लिखना है। आप बताओ कितने, 80,000 रुपये किसके हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, इसको छोड़ दो। तो 5-20 में से जब मैं इनकम निकालूंगा तो इसको लेस कर दूंगा, पर साथ साथ नीचे ये भी लिखा है ये फीस जो कि इस ईयर के नहीं दिए हैं। एक्चुअली ये रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं है, कि सिंपल क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है जो लिखा हुआ है। तो जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको हटा दो, और जो नहीं दिया, जो फीस नहीं दिया, नहीं आना था, ये एक्चुअली आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर, जैसे बोलूँ मेरे लिए फीस आउटस्टैंडिंग है, तो मैं तो फीस देता नहीं, लेता ही हूँ, तो इस केस में क्या बन जाएगा, एक तरह से इनकम है, तो ये इनकम हो गया। चलिए, सैलरी पेड कर दिया 68,000, 68, 5,000 रुपये इसके प्रीवियस ईयर के थे, तो क्या 5,000 रुपये इस ईयर के हैं, नहीं, तो क्या करना चाहिए बताओ भाई साहब आप, 68 में 5,000 लेस कर देंगे, कारण ये साल से नहीं है। तो सैलरी में 68 में से 5 लेस कर दिया, और 3 मैंने ऐड इसलिए किया कि आगे लिखा हुआ है कि 3,000 रुपये नहीं भी दिया है। तो 68 में पे तो किया, 5 नेक्स्ट लास्ट ईयर के थे तो लेस कर दिया, और ये नहीं दिया है पर इस साल का जुड़ा हुआ है तो इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकली है, पर अभी थोड़ा थोड़ा कीजिए, मैं इस बात में और अच्छे से बात करूँगा, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस सिंपल है, लिख देंगे डेबिट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंस डेबिट साइड, मीटिंग एक्सपेंस डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट साइड। अब देखिए, परचेज ऑफ बुक एंड पीरियडिकल्स, दोनों बातें लिखी हुई है, दोनों बातें इसमें 40,000 है, पर इसमें सिर्फ बुक कितने के हैं, 31 के। तो अब बताओ, बुक तो लिखेंगे नहीं 31 के, तो 40 में से 31 निकाल दो, बच कितने के, 9,000। किसके हैं, पीरियडिकल्स के, वो लिख दिया मैंने, कहीं लिखा होगा एक्सपेंडिचर में, हाँ। खांसी हो गई है, मगर डरने वाली बात नहीं है। चलिए,
आजकल बहुत दहशत है मार्केट में। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सपेंस में सैलरी लिखा, जो प्रीवियस ईयर के उसको हटा दिया, करंट ईयर जोड़ दिया, एंटरटेनमेंट, मीटिंग, ट्रैवलिंग, पीरियडिकल्स वही 40 में से लेस कर दिया, बुक्स नहीं लिखा मैंने, रेंट और पोस्टेज एंड प्रिंटिंग। आगे ये भी है, कुछ और भी एक्सपेंस थे। रेंट थे 15, पोस्टेज थे 6 और प्रिंटिंग थे 25। ठीक है। जो कुछ इनकम थे वो फीस 5,20,000 और एक डोनेशन है, यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रखा कौन सा, तो इसकी इनकम मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है सिंपल। लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह दे रखा था, है ना। चलो, इससे मैंने बनाया था इनकम। तो अब इसको जब देखा मैंने तो यहाँ पर कितने पैसे आ गए, 495। एक्सपेंस कितने हुए देखो, 495 में ये 172 है, तो ये बन जाएगा 323। अब बुक्स में लिखा हुआ आंसर है 3,07,000, मगर मैं मानता हूँ ये 3,07,000 गलत आंसर है, मैंने इसको कई जगह वेरीफाई भी कर लिया है। तो यही है। तो आपको ये क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये वाले, ये भी एनसीईआरटी के हैं, ये भी एनसीईआरटी के हैं, और पिछला वाला। इसके बाद हम ये दोनों आपको बनाना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों भेज रहा हूँ आपको मैं, इसको बनाना है आपको खुद से, जो मैं बना दिया इसी को। और उसके बाद हम शुरू करेंगे ये स्मॉल टॉपिक में फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कंज्यूमर आइटम, और कोई भी पढ़ सकते हैं आगे पीछे, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर बेसिकली ये आप जान जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा सा भी बात कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, एक मंजिल पता हो आपको। जैसे पहले पता है कि भाई CBSE 2021 देना है, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा तो नहीं पढ़ लिया, पर एक एहसास होता है कि हाँ मुझे पहुँचना कहाँ है, तो काम करना आसान होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको मैंने होमवर्क यही 2 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया आपको वो भेज रहा हूँ, वो आपको बना के भेजना है, जैसे आपने पिछले दिन भेजा था, बड़ी खुशी हुई। और ऐसे करेंगे तो हम लोग मे भी संडे को एक टेस्ट भी ले सकते हैं, सैटरडे संडे किसी दिन मिलूँगा, और फिर हम लोग ऑनलाइन रिजल्ट भी लगाएंगे, पहली बार ऑनलाइन टेस्ट, फिर ऑनलाइन चेक, है ना। बड़ा मज़ा आएगा। आपकी कॉपी को चेक भी कर दूंगा और भेज भी दूंगा आपको, नामी तो हूँ मैं भेजने के लिए। चलिए, एनीवे, तो आज इतना ही हम लोग बोलते हैं, आप ठीक से रहिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और बात करेंगे छोटे छोटे टॉपिक पर, स्मॉल क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।